Assume that the mass of a nucleus is approximately given by m equal to capital A into mp, where A is the mass number. Estimate the density of matter in kg per meter cube inside the nucleus. What is the specific gravity of nuclear matter? तो हमें पता है कि रेडियस जो होता है, रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, एंड देयर फॉर डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या दिया हुआ है? कैपिटल ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा एम इन ए इंटू एम पी डिवाइडेड इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और आर क्यूब अगर इसको क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा? आर नॉट क्यूब इंटू ए, और ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर नॉट का वैल्यू होता है 1.1 फेम्टोमीटर। सो 1.1 इंटू 10⁻⁻15 टू द पावर 3, और इसका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10⁻17 kg per meter cube. So this is the density of nuclear matter. और हमें पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल divided by density of the water. So ये हमने फाइंड किया अभी 3 इंटू 10⁻17 kg per meter cube डिवाइडेड बाय 1000 kg per meter cube. सो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻14, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो 3 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। A neutron star has a density equal to that of a nuclear matter. Assuming the star to be spherical, find the radius of the neutron star whose mass is 4 into 10⁻30 kg, twice the mass of the sun. तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम के बदले हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, और मास दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻30 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में फाइंड किया था, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। सो देयरफॉर आर का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 10⁻13 डिवाइडेड बाय पाई टू द पावर 1/3, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 10/पाई टू द पावर 1/3 इंटू 10⁻4। सो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻4 मीटर, और दैट विल बी इक्वल टू 15 किलोमीटर। Calculate the mass of an alpha particle. Its binding energy is 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज मेड ऑफ 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। ये से बनता है अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज द अल्फा पार्टिकल, और प्लस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स, सो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो ये हो गया रिएक्टेंट का मास माइनस जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मास। सो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? अल्फा पार्टिकल है। सो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल
तो ये हो गया टोटल मास डिफेक्ट, मास का टोटल रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। और इसको अगर हम 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 28.2, देयरफॉर 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको 931 से अगर डिवाइड कर देंगे, 931 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मास इन टर्म मास ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग टू दिस बाइंडिंग एनर्जी। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.00726 एटॉमिक मास यूनिट, प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 1.00865 एटॉमिक मास यूनिट, और माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये हमें फाइंड करना है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। देयरफॉर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 1.007276 प्लस 2 इंटू 1.00865 और माइनस 28.2 डिवाइडेड बाई 931, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4.0016 atomic mass unit. So this is the mass of the alpha particle. How much energy is released in the following reaction? Lithium 7 plus proton becomes alpha particle plus alpha particle. Atomic mass of lithium 7 equal to 7.0160 atomic mass unit, and that of helium is equal to 4.0026 atomic mass unit. तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है लिथियम 7 प्लस प्रोटॉन बिकम्स अल्फा पार्टिकल प्लस अल्फा पार्टिकल। तो जो एनर्जी रिलीज्ड हो जाएगी डेल्टा ई, दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी मास ऑफ lithium 7 plus mass of proton minus mass of 2 alpha particles, so 2 into mass of alpha particle। और बेसिकली यहाँ पे हीलियम दिया हुआ है तो यहाँ पे हम हीलियम यूज़ करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और राइट हैंड साइड में हमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, सो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज़ रख देंगे, लिथियम का मास दिया हुआ है 7.0160 एटमिक मास यूनिट प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.007276 minus 2 times mass of helium, that is 4.0026 plus mass of electron, that is 0.000548 multiplied by 931 और ये हो जाएगा 17.34 mega electron volt. So this is the energy released in this reaction. Find the binding energy per nucleon of gold 197 of if its atomic mass is 196.96 atomic mass unit. तो जो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय मास नंबर। सो ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। सो इसमें हम जानते हैं कि 79 प्रोटॉन्स एंड 79 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 79 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 79 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 79 इंटू 0.000548 और प्लस number of electrons number of neutrons will be
197 मास नंबर है -79। अगर ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। और एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0068665। तो ये नंबर ऑफ मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हो गए, और माइनस द मास ऑफ द एटम, दैट इज 196.96 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज 197 न्यूक्लियॉन्स है इसमें। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 7.94 mega electron volt. So this is the binding energy per nucleon. Calculate the energy released if uranium-238 emits an alpha particle. Calculate the energy to be supplied to uranium-238 if 2 protons and 2 neutrons are to be emitted one by one. The atomic mass of uranium, thorium and helium are given. तो सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें एनर्जी रिलीज फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, 238 यूरेनियम ये स्प्लिट हो रहा है इन थोरियम 234 और प्लस एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो डेल्टा ई, इस रिएक्शन का जो डेल्टा ई होगा, दैट विल बी मास ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज मास ऑफ यूरेनियम 238 minus mass of the product, so mass of thorium 238 माइनस मास ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, और ये अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या हो जाएगा, हीलियम बन जाएगा। यहाँ पे जो 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ये हीलियम बन गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये। यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। मास ऑफ यूरेनियम 238 इज़ गिवन एज 238.0508 माइनस मास ऑफ थोरियम इज़ 234.04363 माइनस मास ऑफ हीलियम एटम, मास ऑफ हीलियम एटम इज़ 4.0026 एटॉमिक मास यूनिट, और जो भी डिफरेंस आएगा मास का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931, तो ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 4.255 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज़ द आंसर। और पार्ट बी में पूछ रहा है कि अगर 1 by 1 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एमिट कर रहा है, सो यूरेनियम 238 ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एमिट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये थोरियम बन जाएगा। थोरियम 238 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स, और 2 प्रोटॉन्स अगर एमिट हो रहा है तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट होंगे, सो 2 इलेक्ट्रॉन। एंड देयरफॉर डेल्टा ई क्या हो जाएगा, मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ U238 माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं, ये 4 प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, तो मास ऑफ थोरियम 234 माइनस 2 टाइम्स ये तीनों जो पार्टिकल हैं 2 टाइम्स हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दिस होल थिंग द मास डिफरेंस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 931, तो ये आ जाएगा 24.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the energy to be supplied, which must be which will be released if अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, 2 इसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन एमिट हो रहे हैं 1 by 1। तो find the energy liberated in the reaction. Radium 223 becomes lead 209 plus carbon 14. So delta E, that will be the energy liberated, that will be mass difference,
So mass of radium 223 minus mass of the product. So mass of Pb 209 minus mass of carbon 14 मल्टीप्लाइड बाय 931 और ये हो जाएगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो मास ऑफ रेडियम 223 यहाँ पे दिया हुआ है 223.018 एटॉमिक मास यूनिट माइनस लेड 209 का मास दिया हुआ है 208.981 एटॉमिक मास यूनिट और कार्बन का मास दिया हुआ है 14.003 एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 931 और ये हो जाएगा 31.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So this is the energy liberated in this process. So that the minimum energy needed to separate a proton from a nucleus with Z protons and N neutrons is delta E equal to mass of Z minus 1 N plus mass of hydrogen minus mass of Z N into C square, where mZn equal to mass of an atom with Z protons and N neutrons in the nucleus and mH equal to mass of hydrogen atom. The energy is known as proton separation energy. So हमें फाइंड करनी है मिनिमम एनर्जी. तो हमें पता है कि यहाँ पे Z इलेक्ट्रॉन Z प्रोटॉन्स एंड N न्यूट्रॉन्स का ये न्यूक्लियस है और ये सेपरेट हो जाएगा किसमें Z माइनस 1 प्रोटॉन्स एंड N न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस और प्लस एक प्रोटॉन विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू हाइड्रोजन एटम. सो बेसिकली ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है. तो देयरफॉर डेल्टा ई द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट का जो मास होगा. सो मास ऑफ Z माइनस 1 कॉमा N न्यूट्रॉन Z माइनस 1 प्रोटॉन्स एंड N न्यूट्रॉन्स. तो इसका जो मास होगा प्लस मतलब इस न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का जो मास है प्लस मास ऑफ दिस प्रोटॉन मतलब दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मास ऑफ हाइड्रोजन. सो मास ऑफ हाइड्रोजन और माइनस जो रिएक्टेंट का मास है. रिएक्टेंट का मास कितना हो जाएगा Z प्रोटॉन्स कमा N न्यूट्रॉन्स. तो ये मास का डिफरेंस आ गया और मास का डिफरेंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे C स्क्वायर से. सो दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड. मास को अगर C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इतना एनर्जी मिनिमम हमें चाहिए टू सेपरेट वन प्रोटॉन फ्रॉम दिस न्यूक्लियस ऑफ Z protons and N neutrons. Calculate the minimum energy needed to separate a neutron from a nucleus with Z protons and N neutrons in terms of the masses m z n, m z n minus 1 and the mass of the neutron. तो हमें यहाँ पे मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है और रिएक्शन जो है वो क्या है एक न्यूक्लियस है विथ Z प्रोटॉन्स एंड N न्यूट्रॉन्स एंड Z प्रोटॉन्स और इसमें E मिनिमम अगर हम सप्लाई करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें न्यूक्लियस विथ Z प्रोटॉन्स एंड N माइनस 1 न्यूट्रॉन और यहाँ से एक न्यूट्रॉन अलग हो जा रहा है. ये अलग से न्यूट्रॉन है. तो इसकी जो एनर्जी इक्वेशन हो जाएगी इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर E मिनिमम प्लस इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है दैट इज मास ऑफ Z कॉमा N मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर. ये रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी इसकी और राइट हैंड साइड में क्या है ये मास ऑफ Z कॉमा N माइनस 1. सो मास ऑफ Z कॉमा N माइनस 1 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर. ये मास मल्टीप्लाई कर देंगे C स्क्वायर से तो ये एनर्जी हो जाएगी इक्विवेलेंट एनर्जी एंड देयरफॉर
ई मिनिमम यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वल टू मास ऑफ z कॉमा n माइनस 1 प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ z कॉमा n मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर। सो इतनी मिनिमम एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी फॉर to convert this nucleus into this nucleus. Phosphorus 32 beta decays to sulfur 32. Find the sum of the energy of the antineutrino and kinetic energy of the beta particle. Neglect the recoil of the daughter nucleus. Neglect the recoil of the daughter nucleus. Atomic mass of phosphorus equal to 31.972 atomic mass unit, and that of sulfur is equal to 31.972 atomic mass unit. तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी रिलीज्ड है डेल्टा ई विल बी इक्वल टू चेंज इन मास। सो मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये फॉस्फोरस डिके होता है किसमें, सल्फर में, तो मास ऑफ फॉस्फोरस 32 minus mass of sulfur 32 multiplied by the energy corresponding to one atomic mass unit. So 931.472 और ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे मास दिया हुआ है 31.974 एटॉमिक मास यूनिट फॉस्फोरस का माइनस mass of sulfur 32 that is 31.972 एटॉमिक मास यूनिट, और एक एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आ जाएगा 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई इस रिएक्शन में, इस बीटा डीके में इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है टोटल ये किस में चली जाएगी, एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एंड प्लस रिकॉयल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ये तीनों होगा डेल्टा ई के बराबर। एंड देयरफॉर क्योंकि हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सब नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ द एंटी न्यूट्रिनो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा ई विच इज़ इक्वल टू 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। A free neutron beta decays to a proton with a half-life of 14 minutes. What is the decay constant? Find the energy liberated in the process. तो पार्ट ए में हमें डीके कांस्टेंट फाइंड करना है, और डीके कांस्टेंट लैम्डा ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ। तो नेचुरल लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.693 और उसको डिवाइड कर देंगे हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है 14 मिनट्स, तो 14 इंटू 60 सेकेंड्स, और इसका वैल्यू आ जाएगा 8.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड, -4 पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट लैम्डा। पार्ट बी में हमें पूछ रहा है एनर्जी लिबरेटेड, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन ये चेंज होता है किसमें, प्रोटॉन में, और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है, और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है इसमें। तो इसमें जो ये रिएक्टेंट है न्यूट्रॉन, और ये तीनों प्रोडक्ट हैं। तो इसका जो मास का डिफरेंस होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 931, उतनी एनर्जी लिबरेट होगी। सो एनर्जी विल बी इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, माइनस मास ऑफ द प्रोटॉन माइनस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसका जो एंटी न्यूट्रिनो का जो मास होता है दैट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। और ये जो डिफरेंस है मासेस का, इफ़ वी मल्टीप्लाई दैट बाय 931, तो ये हो जाएगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेटेड। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे
1.00865 mass of the neutron minus mass of the proton 1.007276 माइनस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है 0.000548 एटॉमिक मास यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, तो ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वैल्यू आ जाएगा 782 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So this is the amount of energy liberated. Complete the following decay schemes. तो यहाँ पे 3 डिकेज दिए हुए हैं, इन्हें हमें कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट वन इज़ रेडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 88 और एटॉमिक मास नंबर है 226. इससे एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहा है. तो अल्फ़ा पार्टिकल के एमिट होने से इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, और जो एटॉमिक मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा. तो ये बेसिकली 226 -4 और 88 -2 हो जाएगा. तो ये 86 हो जाएगा. तो ये करस्पॉन्डिंग जो एटम एलिमेंट है दैट इज़ रेडॉन, तो ये हो जाएगा रेडॉन, मतलब 226 -4 इज़ 222 और 86, ये रेडॉन हो जाएगा. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन. और जो सेकंड रिएक्शन दिया हुआ है दैट इज़ ऑक्सीजन चेंजेस टू फ्लोरीन, और तो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है. तो बेसिकली एक न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है प्रोटॉन पे. सो ये ऑक्सीजन से फ्लोरीन विथ एटॉमिक नंबर 9 एंड एटॉमिक मास नंबर 19. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो रहा है. तो एक ये बीटा डीके होगा इससे. तो एक न्यूट्रॉन के कन्वर्ट होने से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होगा, और प्लस इसका एंटी न्यूट्रिनो एक इसके साथ बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहा है, तो एक एंटी न्यूट्रिनो भी बनेगा. सो दिस इज़ द कंप्लीट रिएक्शन. और पार्ट सी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम विथ एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास नंबर 25. तो ये चेंज हो जा रहा है 12 मैग्नीशियम 12 और 25 एटॉमिक मास. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोटॉन जो है वो चेंज हो जा रहा है किसमें, न्यूट्रॉन में, क्योंकि मास नंबर सेम है. तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है. तो ये बीटा प्लस डीके होगा, मतलब एक पॉजिट्रॉन बनेगा यहाँ पे, और देयरफॉर इसके करस्पॉन्डिंग एक न्यूट्रिनो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो भी होगा. सो दिस इज़ द कंप्लीट रिएक्शन फॉर द 3 parts A, B and C. In the decay copper 64 to nickel 64 plus positron plus neutrino, the maximum kinetic energy carried by the positron is found to be 0.650 mega electron volt. What is the energy of the neutrino which was emitted together with the positron of kinetic energy 0.150 mega electron volt? What is the momentum of this neutrino in kg meter per second? Use the formula applicable to a photon. So part A solve करेंगे पहले. What is the energy of the neutrino? So हमें पता है कि इस रिएक्शन का जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एनर्जी ऑफ द पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन की एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो इज इक्वल टू 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो बेसिकली हमने यहाँ पे रिकॉयल एनर्जी जो होगी
डॉटर न्यूक्लियस की वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका दिस इज़ मच हेवियर देन द पोजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो इसकी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी इन द पोजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो इन दोनों की एनर्जी का जो समेसन है दैट इज़ 6.650 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 0.150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पोजिट्रॉन में है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की जो एनर्जी होगी दैट विल बी 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस एनर्जी ऑफ द पोजिट्रॉन। तो ये दिया हुआ है 0.650 माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई 0.15, सो 0.150 और ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ इक्वल टू 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच करस्पॉन्ड्स टू 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी किसकी एनर्जी? न्यूट्रिनो की एनर्जी। अब पार्ट बी में हमें इसका मोमेंटम फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एनर्जी इज़ इक्वल टू एच सी बाय एनर्जी इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, विच इज़ इक्वल टू एच बाय लेमडा मल्टीप्लाइड बाय सी। क्योंकि फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो एच बाय लेमडा इज़ बेसिकली इक्वल टू पी, दैट इज़ मोमेंटम। देयरफॉर एच बाय लेमडा विच इज़ इक्वल टू पी विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय सी। यहाँ से हम इसे अगर मोमेंटम बोल देंगे तो ई डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी के बराबर हो जाएगा। वही हमें फाइंड करना है बेसिकली। तो 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये SI यूनिट में आ गया। और सी, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻22 किलोग्राम meter per second. So this is the momentum of the neutrino. Potassium 40 can decay in three modes. It can decay by beta minus emission, beta plus emission, or electron capture. Write the equations showing the end products. Find the Q values in each of the three cases. Atomic masses are given. तो पार्ट ए में इक्वेशंस लिखना है। तो हमें पता है कि पोटासियम 40 यहाँ पे डीके कर रहा है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 19 होता है। पोटासियम 40 ये डीके कर रहा है, और फर्स्ट केस में बीटा माइनस एमिशन हो रहा है। तो बीटा माइनस एमिशन कब होता है? जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली मास यहाँ पे सेम रहेगा, तो 40 ही रहेगा, और ये एक न्यूट्रॉन अगर एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 20 हो जाएगा। एंड दिस न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड कैल्शियम न्यूक्लियस। तो एक कैल्शियम एटम बन जाएगा, प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट इज़ E1। तो और सेकेंड केस में जब बीटा प्लस एमिशन होगा तो बेसिकली क्या होगा कि एक प्रोटॉन जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। तो 40 के 19 ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो 18 के लिए ये जो एटम होगा दैट विल बी आर्गन, और एटॉमिक मास सेम रहेगा 40 प्लस। तो यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एक पॉजिट्रॉन बनेगा। सो दिस इज़ द पॉजिट्रॉन, और मान लेते हैं, और इसमें एक न्यूट्रिनो बनेगा, और मान लेते हैं इसमें एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट इज़ E2। और जो थर्ड इक्वेशन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, तो बेसिकली K40 और 19 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कैप्चर है कि क्या होगा, ये एक प्रोटॉन को एनहाइलेट कर देगा। सो ये क्या बन जाएगा? 18, और एटॉमिक मास तो सेम रहेगा 40, और ये भी आर्गन बन जाएगा। और प्लस एक न्यूट्रिनो एमिट होगा,
और मान लेते हैं कि इस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है E3। तो ये तीनों इक्वेशंस हैं। और पार्ट बी में हमसे पूछा है क्यू वैल्यू यानी एनर्जीज फाइंड करनी है बेसिकली हमें। तो पार्ट बी में E1 फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो E1 होगा, सो दैट विल बी डिफरेंस इन मासेस। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है दैट इज़ पोटासियम। सो इसका जो एटॉमिक मास है, पोटासियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 39.9640। सो 39.9640 और माइनस कैल्शियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास दिया हुआ है दैट इज़ 39.9626, 39.9626। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा बेसिकली यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स थे इस पे, और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम में। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंसीडर हो गया है। तो इतना ही मास का डिफरेंस होगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा एनर्जी, और जिसका वैल्यू होगा 1.3034 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज़ द एनर्जी रिलीज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन। और दूसरे रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी अगेन 39.9640 और माइनस जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में आर्गन का जो एटॉमिक मास दिया हुआ है दैट इज़ 39.9624, 39.9624। और प्रोडक्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है इलेक्ट्रॉन के। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। सो -2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास, सो दैट इज़ 0.000548 ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और चूँकि दो इलेक्ट्रॉन का हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मास का डिफरेंस। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 468 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड रिएक्शन में E3 फाइंड करना है हमें, E3। तो इसी तरह से 39.9640 यहाँ पे, सॉरी 9640 था, यहाँ पे 9640 एटॉमिक मास यूनिट। सो यहाँ पे भी 39.9640 और यहाँ पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास दैट इज 0.000548 एटॉमिक मास यूनिट। और राइट हैंड साइड में सिर्फ आर्गन है, सो दैट इज़ आर्गन एटम जो बन रहा है, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर्गन का जो मास है दैट इज़ 39.9624 और इस मास डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये, एंड दैट विल कम टू बी 1.490 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये तीनों जो है कि एनर्जी का वैल्यूज़ दे रहा है। Lithium Z equal to 3 has two stable isotopes, lithium-6 and lithium-7. When neutrons are bombarded on lithium sample, electrons and alpha particles are ejected. Write down the nuclear processes taking place. तो हमें दिया हुआ है कि lithium-6 और lithium-7 ये stable isotopes हैं. So अगर हम lithium-6 को bombard करें न्यूट्रॉन से, lithium-6
को अगर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करें तो एक न्यूट्रॉन यहाँ पे अब्जॉर्ब होगा और ये हो जाएगा लिथियम 7 और ये भी स्टेबल आइसोटोप है, तो इससे भी कोई अल्फ़ा डीके या बीटा डीके नहीं होगा। अब अगर लिथियम 7 को अगर हम बम्बार्ड करें न्यूट्रॉन से, तो एक न्यूट्रॉन अगर यहाँ पे अब्जॉर्ब होगा तो ये क्या बन जाएगा, लिथियम 8 बन जाएगा, लिथियम 8। और लिथियम 8 जो है ये स्टेबल आइसोटोप नहीं है, यहाँ पे 6 और 7 स्टेबल है बट 8 स्टेबल नहीं है। तो और यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स आर इजेक्टेड। तो बेसिकली अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होगा, इसका मतलब बीटा डीके अगर होगा, तो यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसमें से एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है लिथियम 8 जो है इससे बीटा डीके होगा, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो 4, और ये जो 4 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट होता है दैट इज़ बेरिलियम हो जाएगा ये, और यहाँ पे 8 मास नंबर हो जाएगा इसका, प्लस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इससे दैट इज़ बीटा डीके, और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो बनेगा इसमें। So this is the third process. This is first possible process. This is second process. This is the third process. और अब बेरिलियम 8 जो है this is also unstable. तो ये क्या हो जाएगा, for बेरिलियम 8 इससे अल्फ़ा डीके होगा और ये 2 टाइम्स 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स इससे निकलेंगे। सो हीलियम 2 4 ये हो जाएगा फोर्थ प्रोसेस। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस एंड दिस इज़ द फोर्थ प्रोसेस। तो ये चारों प्रोसेस हो रहे हैं। द मासेस ऑफ कार्बन 11 and boron 11 are respectively 11.0114 atomic mass unit and 11.0093 atomic mass unit. Find the maximum energy a positron can have in the beta plus decay of carbon 11 to boron 11. तो यहाँ पे रिएक्शन जो है दैट इज़ कार्बन 11 जिसका कि एटमिक मास एटमिक नंबर होता है 6, ये चेंज हो रहा है किसमें, बोरॉन 11 में, बोरॉन 11, और बीटा प्लस यानी पोजिट्रॉन यहाँ पे एक एमिट हो रहा है। तो पोजिट्रॉन एमिट होने का मतलब हुआ कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका एटमिक नंबर 5 हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करना पड़ेगा और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो देयरफॉर ई जो होगी एनर्जी रिलीज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मास। तो इसका मास दिया हुआ है 11.0114 AMU और बोरॉन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 11.0093 और माइनस एक इलेक्ट्रॉन का मास और एक पोजिट्रॉन का मास, सो -2 टाइम्स 0.005486 और इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 931, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 933.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Thorium 228 emits an alpha particle to reduce to radium 224. Calculate the kinetic energy of the alpha particle. इसकी kinetic energy फाइंड करनी है emitted in the following decay, और ये decay है 228 thorium becomes radium 224 with in excited state plus alpha particle। तो ये excited state में रेडियम यहाँ पे, और ये excited state रेडियम जो है ये ग्राउंड स्टेट में आता है बाय एमिटिंग अ गामा रे जिसकी एनर्जी 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एटॉमिक मास सबका दिया हुआ है। तो
यहाँ पे जो अल्फ़ा पार्टिकल का एनर्जी है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी इस इक्वेशन में उससे 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये प्लस एनर्जी ई रिलीज हो रही है, तो ई का जो वैल्यू होगा ई, दैट विल बी इक्वल टू मास डिफरेंस। मास डिफरेंस क्या हो जाएगा, 228.028726 एटॉमिक मास यूनिट माइनस रेडियम का जो मास होगा दैट इज़ 224.020196 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका जो डिफरेंस है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 931 मल्टीप्लाइड बाय 931, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा जो रेडियम का एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है दैट इज़ 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम लोग ले सकते हैं 0.217 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 5.304 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज़ द आंसर। Calculate the maximum kinetic energy of the beta particle emitted in the following decay scheme। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 12 जो है वो कार्बन 12 में डिके कर जाता है इन एक्साइटेड स्टेट, प्लस एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, बीटा प्लस पार्टिकल दैट इज़ पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन एटम ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा पार्टिकल एमिट करता है जिसकी एनर्जी 4.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि 4.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक्साइटेड कार्बन एटम का एनर्जी है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी आएगी उसमें से ये एनर्जी हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो ये पॉजिट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर लेंगे। सो मान लेते हैं कि आप यहाँ पे एनर्जी ई रिलीज हो रही है, यहाँ पे प्लस ई एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ई जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू मास डिफरेंस। तो मास यहाँ पे नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है 12.018613 एटॉमिक मास यूनिट, माइनस कार्बन का जो मास होगा, कार्बन का मास हम जानते हैं 12 होता है 12.00, और माइनस यहाँ पे पॉजिट्रॉन और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है 7 और यहाँ पे 6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। सो 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 0.000548 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, तो ये आ जाएगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देयरफॉर एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन दैट इज बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस रे का जो एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू ई माइनस ये 4.43 ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो E माइनस 4.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। द डीके कांस्टेंट ऑफ HG80-197 by electron capture to gold 79-197 is 1.8 into 10 to the power minus 4 per second. What is the half life? What is the average life? How much time will it take to convert 25% of this isotope of mercury into gold? तो फर्स्ट पार्ट में हमें हाफ लाइफ फाइंड करनी है पार्ट ए में। तो हमें पता है कि टी हाफ लाइफ जो होती है दैट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज़ डीके कांस्टेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज़ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3850.8
second, and which is approximately 64 minutes. तो ये 64 मिनट इसका वैल्यू आ जाएगा टी हाफ का, हाफ लाइफ का। और पार्ट बी में हमें पूछा है एवरेज लाइफ। सो टी एवरेज ये हम जानते हैं कि क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा के बराबर होता है, दैट इज डी के कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे 1 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5555 सेकेंड, which will be approximately 92 minutes। तो ये 92 मिनट्स हो जाएगा। और पार्ट सी में हमें पूछा है कि अगर 25% डीके होने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो हमें पता है जो डीके इक्वेशन होता है दैट इज़ n इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। और यहाँ पे ये टी का वैल्यू हमें निकालना है, जबकि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, क्योंकि ये 25% डीके कर जाएगा तो कितना बच जाएगा, दैट इज़ 75%। तो ये 75% का मतलब होता है 3/4 एन नॉट। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75% मतलब 3/4 एन नॉट इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पे एन नॉट कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 4/3 एंड दैट इम्प्लाइज टी का क्या वैल्यू हो जाएगा, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे, लैम्डा का वैल्यू तो नेचुरल लॉग ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका आएगा 1600 सेकेंड। द हाफ लाइफ ऑफ gold 198 is 2.7 days. Find the activity of the sample containing 1.00 microgram of gold 198. What will be the activity after 7 days? Take the atomic weight of gold to be 198 gram per mole. तो सबसे पहले तो हमें एन नॉट फाइंड करना पड़ेगा पार्ट ए। इसमें एन नॉट फाइंड कर लेंगे कि इसमें 1 माइक्रोग्राम गोल्ड में कितना एटम्स हैं। सो एन नॉट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम का मतलब 10⁻⁻6 ग्राम डिवाइडेड बाय 190 ग्राम। तो इतना मोल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। और इसको अगर 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 माइक्रोग्राम। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.042 इंटू 10⁻15 नंबर ऑफ एटम्स। अब नेक्स्ट लैम्डा दैट इज डीके कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो डीके कांस्टेंट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2.7 डेज। डेज का मतलब हो जाएगा 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय इन ईच आवर देयर आर 3600 सेकेंड्स। तो ये सेकंड में आ जाएगा डीके कांस्टेंट और इसका वैल्यू हो जाएगा 2.97 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड। तो दिस इज द डीके कांस्टेंट और देयरफॉर इनिशियल एक्टिविटी इन दिस सैंपल, सो ए नॉट जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एन नॉट इंटू लैम्डा। अब दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें, सो 3.042 इंटू 10⁻15 नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट क्या है, 2.97 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड। और इसका जो वैल्यू आ जाएगा इन बेकरल आ जाएगा। और अगर हम क्यूरी में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है कि 1 बेकरल इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻11
क्यूरी होता है, तो इसको क्यूरी में हम कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2.7 इंटू 10⁻⁻11 क्यूरी। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.244 क्यूरी। सो दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट ए। और पार्ट बी में पूछ रहा है व्हाट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर 7 days। सो इनिशियल एक्टिविटी हमने फाइंड कर ली आफ्टर 7 days। सो ए इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ पे ए नॉट हमने फाइंड किया है 0.244 क्यूरी मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, माइनस लेमडा का वैल्यू है 2.97 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कितना है 7 days, तो 7 days इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आवर्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड से, दैट इज 3600 सेकेंड से। तो ये आ जाएगा 0.040 क्यूरी। तो 7 days के बाद इसकी जो एक्टिविटी है वो इतनी रह जाएगी। Radioactive iodine 131 has a half-life of 8 days. A sample containing iodine 131 has activity 20 microcurie at t equal to 0. What is the activity at t equal to 4 days? Activity at 4 days. What is the decay constant at t equal to 4 days? तो पार्ट ए में हमें बेसिकली एक्टिविटी फाइंड करनी है एट 4 days। तो सबसे पहले हम लैम्डा फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ यहाँ पे दिया हुआ है 8 days। सो नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 8 days, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आवर्स और 3600 सेकेंड पर आवर होता है। तो ये आ जाएगा 1.0028 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड। सो दिस इज़ द डीके कांस्टेंट। सॉरी, डीके कांस्टेंट हमें नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्टिविटी। और हम जानते हैं कि एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो ए नॉट दिया हुआ है 20 माइक्रोक्यूरी। सो 20 इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, और लेमडा का वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 24 इंटू 3600 मल्टीप्लाइड बाय टी इक्वल टू 4 days। सो यहाँ पे 4 इंटू 24 इंटू 3600 और इसका वैल्यू आ जाएगा 14 माइक्रोक्यूरी। 14 माइक्रोक्यूरी। सो दिस इज द एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 4 days। और पार्ट बी में पूछा है डीके कांस्टेंट एट टी इक्वल टू 4 days। और हम जानते हैं कि डीके कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट होता है, दिस डजंट चेंज विथ टाइम। सो लैम्डा एट टी इक्वल टू 4 days इक्वल टू लैम्डा एट टी इक्वल टू 0 days। सो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इक्वल टू लैम्डा, और दैट इज इक्वल टू 1.0028 इंटू 10⁻⁻6 per second. So this is the decay constant. The decay constant of uranium-238 is 4.9 into 10⁻⁻18 per second. What is the average life of uranium-238? What is the half-life of uranium-238? By what factor does the activity of uranium-238 sample decrease in 9 into 10⁻9 years? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एवरेज लाइफ फाइंड करनी है। पार्ट ए में एवरेज लाइफ, तो हमें पता है एवरेज लाइफ क्या होती है 1 अपॉन लैम्डा। सो 1 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड हो जाएगा। और इसे अगर हम लोग डिवाइड कर दें ईयर्स में अगर कन्वर्ट कर दें, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10⁻18 कर देते हैं यहाँ पे 10⁻18 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 1 ईयर में 365 डेज, और 1 डे में कितना होगा 24 आवर्स, और 1 आवर में 3600 सेकेंड।
सो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.47 इंटू 10⁹ ईयर्स इन ईयर्स। तो ये आ गया टी एवरेज का वैल्यू, एवरेज लाइफ का वैल्यू। पार्ट बी में हमें फाइंड करना है हाफ लाइफ, सो दैट इज़ टी हाफ। और हमें पता है टी हाफ क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.47 इंटू 10⁹ ईयर्स, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। और पार्ट सी में हमें फाइंड करना है बाय व्हाट फैक्टर डज द एक्टिविटी डिक्रीजेस इन 9 इंटू 10⁹ ईयर्स। सो हमें पता है ए इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट इंटू e⁻ λ t। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए नॉट e⁻ लैम्डा का जो वैल्यू है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा का वैल्यू है 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, सॉरी टी हाफ बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स है टी हाफ, और 9 इंटू 10⁹ ईयर्स जो है ये 2 टाइम्स टी हाफ के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू टी हाफ। तो ये हो जाएगा ए नॉट इंटू e⁻, टी हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, और मल्टीप्लाइड बाय 2 है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए नॉट, ए इक्वल टू ए नॉट इंटू e⁻ नेचुरल लॉग ऑफ 2 को हम लोग लिख सकते हैं हाफ, ये हाफ के बराबर हो जाएगा, और उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल एक्टिविटी का 1/4 हो जाएगा जो एक्टिविटी है आफ्टर दिस मेनी ईयर्स। सो देयरफॉर डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। तो ये बाय अ फैक्टर ऑफ 4 डिक्रीज कर जाएगा। A certain sample of radioactive material decays at a rate of 500 per second at a certain time. The count rate falls to 200 per second after 50 minutes. What is the decay constant of the sample? What is its half life? तो पार्ट ए में हमें डीके कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एक्टिविटी जो होता है ए, दैट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू e⁻ लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ अगर रख देंगे तो ये 200 हो जाता है आफ्टर 50 मिनट्स। सो 200 इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी इज़ 500 मल्टीप्लाइड बाय e⁻ लैम्डा इंटू टी इज़ 50 मिनट्स। तो अभी टी रखते हैं यहाँ पे, एंड देयरफॉर e⁻ लैम्डा टी विल बी इक्वल टू 5/2, 5 डिवाइडेड बाई 2, और दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा टी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में नेचुरल लॉग ऑफ 5/2, एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय टी, और टी का वैल्यू है 50 मिनट्स। सो नेचुरल लॉग ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60 सेकेंड्स में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.05 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट। अब पार्ट बी में हाफ लाइफ पूछ रहा है। सो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ जो होता है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 3.05 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 2272 सेकेंड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38 मिनट्स।
सो ये आंसर आ जाएगा हाफ लाइफ का. The count rate from a radioactive sample falls from 4 into 10 to the power 6 per second to 1 into 10 to the power 6 per second in 20 hours. What will be the count rate 100 hours after the beginning? तो हमें बेसिकली काउंट रेट फाइंड करना है 100 आवर्स के बाद. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ए नॉट जो है, ए नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 6 पर सेकेंड है, और ए जो है आफ्टर 20 आवर्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 6. सो ये आफ्टर 20 आवर्स. तो हम देख सकते हैं कि ए जो है बेसिकली ये ए नॉट इंटू 1/4 है. ए नॉट इंटू 1/4 है, विच कैन बी रिटर्न एज ए नॉट इंटू हाफ स्क्वायर. कहने का मतलब इसमें दो हाफ लाइफ्स हैं. स्क्वायर का मतलब दो हाफ लाइफ्स हैं. 20 आवर्स में दो हाफ लाइफ्स हैं. देयरफॉर टी हाफ जो होगा बेसिकली 10 आवर्स हो जाएगा. सो 10 आवर्स में एक हाफ लाइफ और अगला 10 आवर्स में एक हाफ लाइफ, तो ये 1/4 हो जाता है. ये हो गया 10 आवर्स. देयरफॉर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स टी हाफ इन 100 आवर्स, 100 आवर्स, ये हो जाएगा 10. सो 100 आवर्स मतलब 10 इंटू 10, तो 10 हाफ लाइफ्स होगा. एंड देयरफॉर ए आफ्टर 100 आवर्स, ये हो जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 टू द पावर 10, क्योंकि 10 हाफ लाइफ्स है. सो 10 टाइम्स हाफ हाफ हो जाएगा ये. तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 4 into 10 to the power 6 divided by 2 to the power 10, and this will come to be 3.9 into 10 to the power 3 per second. So this is the activity after 100 hours. The half life of radium-226 is 1602 years. Calculate the activity of 0.1 gram of radium chloride in which all the radium is in the form of radium-226. Take an atomic weight of radium to be 226 gram per mole and that of chlorine to be 35.5 gram per mole. तो सबसे पहले हम यहाँ पे n नॉट फाइंड कर लेंगे. n नॉट ये हो जाएगा weight of the sample, that is 0.1 ग्राम. सो 0.1 ग्राम, और उसको डिवाइड कर देंगे मॉलिकुलर वेट से. सो ये मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा 226 प्लस 2 टाइम्स क्लोरीन. क्लोरीन यहाँ पे 2 एटम है. सो 2 इंटू क्लोरीन का क्या हो जाएगा 35.5. ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और इसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में हम पता है एक रेडियम एटम है, तो नंबर ऑफ रेडियम एटम्स आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 2.03 इंटू 10 टू द पावर 20. ये आ गया एन नॉट का वैल्यू. एंड देयरफॉर एक्टिविटी जो होगी ए नॉट, ये हो जाएगा एन नॉट इंटू लैम्डा. तो ये हो जाएगा एन नॉट का वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड किया यहाँ पे, दैट इज़ 2.03 इंटू 10 टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा log 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ है 1602, तो 1602 ईयर्स, और इसको कन्वर्ट कर देंगे डेज में तो 365 डेज, और इसको कन्वर्ट कर देंगे अगर आवर्स में 24 आवर्स, और सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600. तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में इतने डिसइंटीग्रेशंस होंगे. दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल. द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो isotope is 10 hours. Find the total number of disintegrations in the 10th hour measured from a time when the activity was 1 curie. तो इनिशियल एक्टिविटी दी हुई है 1 curie, ए नॉट इक्वल टू 1 curie. 1
क्यूरी, तो ए नॉट के बदले हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल नंबर एन नॉट मल्टीप्लाइड बाय लेमडा इज इक्वल टू 1 क्यूरी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू 10⁻⁻11 एंड देयर फोर एन नॉट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 10⁻11, सो 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2.7 और डिवाइडेड बाय लैम्डा कर देंगे, तो ये लैम्डा हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय t half. T half is given as 10 hours, so 10 into 3600 सेकेंड, तो ये हो गया एन नॉट का वैल्यू। और अब डेल्टा एन इन 10th आवर डेल्टा एन इन 10th आवर विल बी इक्वल टू डेल्टा एन from 1 to 9 1 to 10 hours, total 10 hours, so 0 to 10 hours डेल्टा एन, और जो 9 आवर्स से माइनस कर देंगे, जो 9 आवर्स में डिसइंटीग्रेशन है, सो डेल्टा एन 0 to 9, तो ये क्या हो जाएगा 10th आवर में जो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस है। सो 0 to 10 आवर्स में जो डिसइंटीग्रेशंस होगा दैट विल बी, बिकॉज ये हाफ लाइफ है तो ये एन नॉट बाई 2 हो जाएगा, एन नॉट बाई 2 डिसइंटीग्रेशंस इन 10 आवर्स, और ये हो जाएगा माइनस 9 आवर्स में, तो एन नॉट माइनस एन नॉट इंटू ई टू द पावर, सो 9 आवर्स में जितना डिसइंटीग्रेशंस हुआ है, सो एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तो यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एन नॉट बाई 2 माइनस एन नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस एन नॉट बाई 2, ये प्लस हो जाएगा, सो एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी माइनस एन नॉट बाई 2, तो एन नॉट यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा का मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ दैट इज़ 10 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई टी इज़ 9 आवर्स, और माइनस 0.5, और यहाँ पे एन नॉट का वैल्यू रख देंगे 10⁻11 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस 0.9 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 0.5, और कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 6.9 इंटू 10⁻13, सो दिस इज़ द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस इन 10th आवर। 1 आवर में 9 to 10 आवर्स में इतना डिसइंटीग्रेशंस हुआ है। The selling rate of a radioactive isotope is decided by its activity. What will be the second hand rate of 1 month old phosphorus 32, जिसका कि हाफ लाइफ दिया हुआ है, टी हाफ इक्वल टू 14.3 days, source if it was originally purchased for 800 rupees, तो 800 रेट का रुपीज़ का ओरिजिनल रेट था, 30 डेज़ के बाद 1 मंथ के बाद कितना रेट होना चाहिए ये हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एक्टिविटी इज़ इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी होता है, तो हम जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि सेलिंग रेट इज़ डिसाइडेड बाय एक्टिविटी, इसका मतलब जितना ज़्यादा एक्टिविटी होगा उतना ही ज़्यादा रेट होगा, तो रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू R नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, क्योंकि रेट जो है वो एक्टिविटी के प्रोपोर्शनल है, तो R इक्वल टू R नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। R नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 800 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ई टू द पावर माइनस लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ दिया हुआ है 14.3 डेज, और 1 मंथ मतलब 30 डेज का टाइम हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 187 रुपीज़। कोबाल्ट 57 decays to iron 57 by beta plus emission.
The resulting iron 57 is in its excited state and comes to the ground state by emitting gamma rays. The half-life of beta plus decay is 270 days, and that of gamma emission is 10 to the power minus 8 second. A sample of cobalt 57 gives 5 into 10 to the power 9 gamma rays per second. How much time will elapse before the emission rate of gamma rays drops to 2.5 into 10 to the power 5 per second? तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है कि कोबाल्ट 57 ये कन्वर्ट होता है किसमें, आयरन 57, और बेसिकली ये एक्साइटेड स्टेट में होता है अभी। इसके बाद ये गामा रे एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये बीटा एमिशन है, तो बीटा प्लस। और फिर आयरन जो एक्साइटेड स्टेट में है ये गामा रे एमिट करता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, प्लस गामा रेस। तो इसका जो हाफ लाइफ दिया हुआ है, इसका हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू 270 डेज। और दूसरे वाला जो प्रोसेस है इसका जो हाफ लाइफ दिया हुआ है, इसका हाफ लाइफ दिया 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि सेकंड प्रोसेस का जो हाफ लाइफ है दैट इज़ मच मच स्मॉलर देन द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल है और इमीडिएटली ये इसी प्रोसेस में लगभग गामा रे एमिट हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस का जो एक्टिविटी है दैट कैन बी मेजर्ड बाय द एमिशन ऑफ गामा रेज। जिस रेट से गामा रे एमिट हो रहा है दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेस एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट प्रोसेस। तो लिख सकते हैं सिंस टी हाफ ऑफ गामा is much less than T half of beta, therefore activity of first process can be measured by rate of gamma rays। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हैं कि गामा रे का जो स्ट्रेंथ था वो 5 इंटू 10 टू द पावर 9 गामा रेस पर सेकेंड था पहले, और बाद में 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब एक्टिविटी हाफ हो गई। सो एक्टिविटी हाफ हो गई, इसका मतलब हाफ लाइफ में हाफ हो जाता है। सो activity decreases by half, and therefore टाइम क्या हो जाएगा, अगर एक्टिविटी हाफ हो जाती है therefore टाइम इक्वल टू टी हाफ ऑफ बीटा रेज। तो ये इसका हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, 270 डेज दिया हुआ है। तो यही हो जाएगा टाइम elapsed when the gamma rays changes from 5 into 10 per 9 to 2.5 into 10 per 9 per second। ये इतना टाइम elapse होगा। Carbon Z equal to 6 with mass number 11 decays to boron Z equal to 5. Is it a beta plus decay or a beta minus decay? पार्ट बी में पूछता है द हाफ लाइफ ऑफ द डीके स्कीम इज 20.3 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल इलाप्स बिफोर मिक्सचर ऑफ 90% कार्बन and 10% boron by the number of atoms converts itself into mixture of 10% carbon 11 and 90% boron 11। तो पहले पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है वेदर इट इज़ बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। तो बेसिकली कार्बन डीके कर रहा है बोरोन। सो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास है 11, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बोरोन में। इसका एटॉमिक नंबर 5 है और एटॉमिक मास 11 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 थे, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 हैं। इसका मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि पोजिट्रॉन एक पोजिट्रॉन एमिट होगा, और जब पोजिट्रॉन एमिट होगा तो इसका मतलब होता है क्या, कि ये बीटा प्लस एमिशन है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो ये बीटा प्लस डीके है। और पार्ट बी में पूछ रहा है कि टाइम इलाप्स फाइंड करना है हमें 90% कार्बन से 10% कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाय नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है जो रेशियो है, तो हमें पता है कि अगर हम 90% का मतलब अगर हम 9 कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो एन नॉट मान लेते हैं कि 9 एक्स मान लेते हैं कि 9 × x है एन नॉट, और एन कितना है 10% हो जाएगा, तो 10% का मतलब 1x हो जाएगा। तो बाय रेडियो एक्टिव डीके equation we know that n equal to n naught into e⁻ lambda into t। सो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, n इक्वल टू 1x और n नॉट इक्वल टू 9x इंटू e⁻ लेमडा। यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है 20.3 मिनट्स, सो इसे हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 20.3 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहाँ पे जो टी आएगा वो मिनट्स में आएगा, क्योंकि हमने मिनट्स में रखा है। सो देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर लॉग ले लेंगे दोनों साइड तो नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 20.3 इंटू टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9। देयरफॉर टी आ जाएगा 20.3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, और इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 64 मिनट्स। सो दिस इज़ द टाइम इलैप्स, जबकि 90% कार्बन से 10% कार्बन रह जाएगा। 4 into 10⁻23 tritium atoms are contained in a vessel. The half life of decay of tritium nuclei is 12.3 years. Find the activity of the sample, the number of decays in the next 10 hours, number of decays in the next 6.15 years। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्टिविटी फाइंड कर लेंगे। पार्ट ए में द एक्टिविटी फाइंड करनी है। सो ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, एन नॉट इंटू लैम्डा। तो एन नॉट और लैम्डा के बदले हम लोग ले सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। एन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ इज़ 12.3 ईयर्स, सो ये हो जाएगा 12.3 इंटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड में आ जाएगा ये। सो देयरफॉर इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 7.15 इंटू 10⁻14 disintegrations per second। So this is the value of activity at the starting point। अब पार्ट बी में पूछ रहा है द नंबर ऑफ डीकेज इन नेक्स्ट 10 आवर्स। नेक्स्ट 10 आवर्स, तो हम देख सकते हैं कि 10 आवर्स जो है 12.3 ईयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एन नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस इन 10 आवर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ change, that is activity dn by dt multiplied by delta t। तो ये हो जाएगा a नॉट इंटू डेल्टा t, और a नॉट का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 7.15 10⁻14 मल्टीप्लाइड बाई 10 आवर्स। 10 आवर्स का मतलब हो गया 10 इंटू 3600 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻19 disintegrations।
तो इतने एटम्स जो है डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे नेक्स्ट 10 आवर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द दिस नंबर ऑफ एटम्स। पार्ट सी में पूछ रहा है द नंबर ऑफ डीकेज इन द नेक्स्ट 6.15 ईयर्स। अब हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 6.15 ईयर्स इज़ कंपैरेटिव टू हाफ लाइफ। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डीकेज होगा, सो डेल्टा एन विल बी इक्वल टू एन नॉट, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स माइनस द नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 6.15 ईयर्स। तो एन नॉट माइनस एन जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ दैट इज़ 12.3 और टी हो जाएगा 6.15। और आफ्टर कैलकुलेशन इसका एन नॉट का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 4 इंटू 10⁻23। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसका वैल्यू आ जाएगा 1.17 इंटू 10⁻23। सो दिस इज द number of decays in next 6.15 years. A point source emitting alpha particles is placed at a distance of 1 meter from the counter, which records any alpha particle falling on it. It's a 1 centimeter square window. If the source contains 6 into 10 to the power 16 active nuclei and the counter records a rate of 50,000 counts per second, find the decay constant. Assume that source emits alpha particles uniformly in all directions and the alpha particles fall nearly normally on the window. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पॉइंट सोर्स है और इससे हर एक डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। और यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक काउंटर है जिसमें कि 1 जिसका कि एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस पे जो एक्टिविटी काउंट हो रही है दैट इज़ 50,000 काउंट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे चूँकि ये पॉइंट सोर्स है तो इसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली रेडिएशन एमिट हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ डीकेज कितनी हो जाएंगी, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो 1 मीटर के रेडियस पे ये इस तरह का स्फेरिकल एक सरफेस होगा दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो स्फीयर का जो सरफेस होगा दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब आर का वैल्यू अगर 1 मीटर रख देंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इतना टोटल एरिया में ये जो सारी रेडिएशंस हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उसमें से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 50,000 काउंट्स हैं पर सेकेंड। सो therefore total number of decays will be equal to 50,000 divided by 1 centimeter square that is 10 to the power minus 4 multiplied by 4 pi। तो इतना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डीकेज। और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 16। तो डीके कांस्टेंट हम जानते हैं कि ए नॉट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू एन नॉट इंटू लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय एन नॉट। तो देयरफॉर लैम्डा यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, ए नॉट दिया हुआ है, ए नॉट का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया अभी 50,000। तो ये 10 टू द पावर 4 इन प्लस 4 सो 10 टू द पावर 8 5 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय एन नॉट। एन नॉट दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 16। तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7
per second. So this is the decay constant. Uranium 238 decays to lead 206 with a half-life of 4.47 into 10 power 9 years. This happens in a number of steps. Can you justify a single half-life for this chain of processes? A sample of rock is found to contain 2 milligram of uranium 238 and 0.6 milligram of lead 206. Assuming that all the lead has come from uranium, find the life of the rock. तो सबसे पहले हमें जस्टिफाई करना है कि क्या हम एक सिंगल हाफ लाइफ डिफाइन कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे यूरेनियम 238 से स्टार्ट हो रहा है और जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ लेड 206. और इसमें कई सारे बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं. मान लेते हैं कि x है, दूसरा y है, इस तरह से कई सारे स्टेप्स हैं और फाइनली जो है ये लेड बनता है. ये इंटरमीडिएट प्रोसेसेस हैं और ये बेसिकली एक सीरीज प्रोसेस हो सकता है या इसमें कुछ पैरेलल प्रोसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये x से कुछ x डैश भी बन सकता है और फिर ये यहाँ पे इस तरह के पैरेलल प्रोसेस भी हो सकते हैं और कुछ सीरीज प्रोसेसेस भी हो सकते हैं. तो क्या हम इसमें एक सिंगल हाफ लाइफ डिफाइन कर सकते हैं इस तरह के प्रोसेस में? तो बेसिकली हम जानते हैं कि इसमें जो भी इंटरमीडिएट प्रोसेसेस होंगे, जैसे x टू y, अगर ये इंटरमीडिएट प्रोसेस है तो ये भी एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होगा. सारे प्रोसेस सारे इंटरमीडिएट प्रोसेस जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होंगे एंड दे आल्सो विल फॉलो द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी. सारे जो प्रोसेसेस हैं वो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को फॉलो करेंगे और इसलिए इनमें हर एक जो प्रोसेस है उसमें एक डेफिनिट पाथ होगा. ऐसा नहीं कि कभी x का अमाउंट ज़्यादा हो गया, x डैश कम हो गया, y कम हो गया, ज़्यादा हो गया, इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता है. एक डेफिनिट रेशियो होगा हर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बीच में और ये वेल डिफाइंड होगा बिकॉज़ ये सारे जो है कि अगेन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को फॉलो करेंगे. तो जो भी प्रोसेस होगा वो उसका जो एक्टिविटी होगा दैट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम. तो इसीलिए हम यहाँ पे एक हाफ लाइफ, सिंगल हाफ लाइफ डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी कोई चेंज मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार x डैश ज़्यादा हो गया, दूसरे बार y ज़्यादा हो गया, इस तरह का नहीं हो सकता है. एक डेफिनिट पाथ होगा, डेफिनिट कंसंट्रेशन के का फॉलो करेगा ये. तो इसीलिए हम सिंगल हाफ लाइफ can be defined all intermediate processes are statistical and follow law of radioactivity. तो हम यहाँ पे सिंगल हाफ लाइफ डिफाइन कर सकते हैं. अब एक रॉक दिया हुआ है, उसमें एक यूरेनियम और लेड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो हमें उस स्टोन का लाइफ पता करना है. तो बेसिकली हम जानते हैं कि n इज़ इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी होता है और यहाँ देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ n नॉट डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय लेमडा को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय t हाफ. तो यहाँ पे t हाफ दिया हुआ है, नेचुरल लॉग 2 का वैल्यू पता है और n नॉट बाय n हमें पता करना है. तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन का यूज़ करेंगे. तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 n नॉट जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू n नॉट इज प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स प्लस नंबर ऑफ लेड एटम्स. तो ये हो जाएगा
2 मिलीग्राम है, सो 2 डिवाइडेड बाय 238 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 206, ये हो गया एन नॉट, एंड डिवाइडेड बाय एन, एन जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू ये जो यूरेनियम एटम्स हैं, सो 2 डिवाइडेड बाय 238, सो इसका नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 और मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ दैट इज 4.47, 4.47 इंटू 10 टू द पावर 9। सो कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 1.92 इंटू 10 टू द पावर 9 years. So this is the life of the stone. When charcoal is prepared from a living tree, it shows a disintegration rate of 15.3 disintegrations of carbon 14 per gram per minute. A sample from an ancient piece of charcoal shows carbon 14 activity to be 12.3 disintegrations per gram per minute. How old is this sample? Half life of carbon 14 is given. तो हमें पता करना है हाउ ओल्ड इज़ दिस सैम्पल। तो जब हम लिविंग ट्री से चारकोल बनाते हैं, मतलब उस समय जो इनिशियल एक्टिविटी रेट दिखाएगा वो विच इज़ 15.3 डिसइंटीग्रेशंस पर ग्राम पर मिनट। सो ए नॉट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू 15.3 डिसइंटीग्रेशंस, और यूनिट्स लिख देते हैं इसको, यूनिट्स, और ए जो है आफ्टर सम टाइम जो इसकी एक्टिविटी है वो घट जाएगी, दैट इज़ 12.3 डिसइंटीग्रेशंस पर ग्राम पर मिनट। सो ए हो जाएगा 12.3 यूनिट्स फॉर अनदर सैम्पल। तो ये इस सैम्पल का हमें एज पता करना है, हाउ ओल्ड इट इज़। तो हम जानते हैं कि a इज़ इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, एंड देयर फॉर टी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 15.3 डिवाइडेड बाय 12.3 divided by natural log of 2 into t half is 5730 years। तो इसका वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट 1800 years। so this is the age of this sample of the wood। Natural water contains a small amount of tritium. This isotope beta decays with a half-life of 12.5 years. A mountaineer, while climbing towards a difficult peak, finds debris of some earlier unsuccessful attempt. Among other things, he finds a sealed bottle of whiskey. On return, he analyzes the whiskey and finds that it contains only 1.5% of the tritium radioactivity as compared to a recently purchased bottle marked 8 years old. Estimate the time of that unsuccessful attempt। तो बेसिकली हमें दो सैंपल है, हम यहाँ पे एक पुराना सैंपल है और एक नया सैंपल है विच इज़ 8 years old। तो हम जानते हैं कि a इज़ इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, एंड देयरफॉर ये जो नया सैंपल है इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं A1 एक्टिविटी है, सो A1 इज़ इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस 8 years ओल्ड है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 8 हो जाएगा, सो माइनस 8 लैम्डा। सो दिस इज़ फॉर द न्यू परचेस्ड 8 years ओल्ड के लिए। और दूसरा जो सैंपल है विच इज़ ओल्ड विच वॉज फाउंड विद द डेब्रिज, सो उसके लिए हम लोग लिखेंगे अगर A2 उसका एक्टिविटी है, सो A2 विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी लैम्डा। इसका टाइम हमें पता करना है, टाइम पता नहीं है हमें।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1, दिस इम्प्लाइज a2/a1, a2/a1 इक्वल टू a0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा e⁻8 माइनस टी लैम्डा। सो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 माइनस टी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a2/a1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय t हाफ। सो दिस इज t हाफ एंड देयरफॉर t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 8 माइनस दिस। सो नेचुरल लॉग ऑफ a2/a1, यहाँ पे परसेंट रेशियो दिया हुआ है a2/a1 का 1.5% ऑफ द ट्रिटियम एक्टिविटी। सो a2/a1 क्या हो जाएगा 0.015, 1.5% को हम लोग ले सकते हैं 0.015 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय t हाफ विच इज़ 12.5 ईयर्स। सो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 83 ईयर्स। सो ये जो सैंपल है दैट इज़ जो ओल्ड सैंपल है दैट वाज ऑफ 83 ईयर्स ओल्ड। The count rate of nuclear radiation coming from a radioactive sample containing iodine 128 varies with time as follows. तो यहाँ पे टाइम और काउंट रेट का डेटा दिया हुआ है। प्लॉट नेचुरल लॉग ऑफ r0/r अगेंस्ट t फ्रॉम द स्लोप ऑफ द बेस्ट स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट्स, फाइंड द डीके कांस्टेंट लैम्डा, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। तो हम जानते हैं कि जो एक्टिविटी का इक्वेशन होता है a इज इक्वल टू a0 e⁻ माइनस लैम्डा t एंड देयरफॉर नेचुरल लॉग ऑफ a0 डिवाइडेड बाय a ये हो जाएगा लैम्डा t के बराबर। सो अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ a0/a वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचें दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लैम्डा शुड बी अ कांस्टेंट। तो पहले हम a0/a फाइंड कर लेते हैं। सो दिस विल बी a0, दिस इज़ a0, और तो यहाँ पे 1 हो जाएगा a0/a, और 25 मिनट्स पे a0/a का वैल्यू हो जाएगा 0.53, और 50 मिनट्स पे 0.27, 75 मिनट्स पे 0.13, और 100 मिनट्स पे हो जाएगा 0.07, और ये हो जाएगा a0/a। और उसी तरह अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ a0/a निकालें तो इसका 0 आ जाएगा, देन इसका आ जाएगा -0.6, इसका आ जाएगा -1.3, इसका आ जाएगा -2.1, और यहाँ पे आ जाएगा -2.7। सो अगर हम इसे प्लॉट करें इधर नेचुरल लॉग ऑफ a0/a और इधर टाइम, सो बेसिकली ये माइनस में होगा तो 0 और 0.6, 1.3, -2.1, -2.7 एंड सो ऑन। और अगर हम इसे एक स्ट्रेट लाइन खींचें यहाँ पे तो ये इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू लैम्डा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.028, और चूंकि ये टाइम जो है मिनट में है तो ये पर मिनट हो जाएगा। सो दिस इज़ द डीके कांस्टेंट, और पार्ट ए का सॉल्यूशन ये है, और ये पार्ट बी का सॉल्यूशन। और पार्ट सी में पूछा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो होगा t हाफ दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा,
और ये नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाई 0.028, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25 मिनट्स, 25 मिनट्स. The half life of potassium 40 is 1.3 into 10 to the power 9 years. A sample of 1 gram of pure KCl gives 160 counts per second. Calculate the relative abundance of potassium 40, fraction of potassium 40 present in natural potassium. तो पहले तो हमें n फाइंड करना पड़ेगा इन 1 ग्राम. सो n विल बी इक्वल टू n ऑफ नंबर ऑफ पोटासियम 40 एटम्स. सो नंबर ऑफ पोटासियम 40 मतलब मान लेते हैं ये फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पोटासियम एटम्स का एक फ्रैक्शन है, मान लेते हैं f फ्रैक्शन. और टोटल पोटासियम एटम्स कितना हो जाएगा, जितने की नंबर ऑफ KCl हो जाएंगे. सो number of KCl will be equal to 1 gram divided by mass of the KCl, that is 40 plus 35.5. 40 is potassium and 35.5 is chlorine. So this into multiplied by ये number of moles हो जाएगा multiplied by Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power 23. So ये total number of 10 to the power 23, ये total number of potassium 40 एटम्स हो जाएंगे. और हम जानते हैं कि एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन एट एनी टाइम. सो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एक्टिविटी हमें दिया हुआ है 160 काउंट्स पर सेकेंड. सो 160 काउंट, और यहाँ पे हाफ लाइफ चूँकि ईयर्स में दिया हुआ है तो ये 160 सेकेंड से ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें. सो 160 पर सेकेंड मतलब 3600 पर आवर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 24 तो ये पर डे हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 365 तो ये पर ईयर एक्टिविटी हो जाएगी. सो ए विल बी इक्वल टू लैम्डा. लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ, और मल्टीप्लाइड बाय ये जो एन हमने फाइंड किया है यहाँ पे f इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 divided by 75.5, and therefore f जो है the fraction of potassium 40 will be equal to 160 multiplied by 3600 multiplied by 24 multiplied by 365 multiplied by t half. T half is 1.3 into 10 to the power 9 years multiplied by 75.5 and divided by this whole thing divided by natural log of 2 and 6.023 into 10 to the power 23, और ये आ इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0012. सो ये फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा 0.0012, एंड देयरफॉर इन परसेंटेज ये क्या हो जाएगा 0.12%. ये आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ पोटासियम 40 एटम्स इन नेचुरल पोटासियम. Mercury 197 decays to gold 197 through electron capture with a decay constant of 0.257 per day. What other particle or particles are emitted? What other particles are emitted in the decay? Assume that the electron is captured from K cell. Use Moseley's law. Root nu equal to A into Z minus B, with A equal to 4.95 into 10 power 7 per second under root, and B equal to 1 to find the wavelength of the K alpha X-ray emitted following the electron capture. तो
यहाँ पे एच जी जो है ये गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है. सो एच जी 8197 प्लस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जब कैप्चर होता है के सेल का, तो ये इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ये दोनों मिलके एक न्यूट्रॉन बन जाएंगे. सो ये एक प्रोटॉन यहाँ पे कम हो जाएगा, दैट इज़ 79, गोल्ड 197. ये सेम रहेगा क्योंकि एक प्रोटॉन चेंज हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. और क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन बन रहा है तो एक एंटी न्यूट्रिनो बनेगा इसके साथ. सो this is the particle which is also released during this conversion. So ये पार्ट ए का आंसर था. और पार्ट बी में हमें वेवलेंथ फाइंड करना है के अल्फ़ा एक्स रे का. तो यहाँ पे न्यू जो है फ्रीक्वेंसी अंडर रूट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, एंड देयर फोर फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर. और यहाँ पे वैल्यूज़ अगर रख देंगे तो 4.95 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस बी, मतलब 79 माइनस 1 का स्क्वायर. और ये आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज. सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एक्स-रे, के अल्फ़ा एक्स-रे. और हमें यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोला गया है. सो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी. सो स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज़ 1.49 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज. तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 20 पिकोमीटर. जो वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा एक्स-रे विल बी 20 picometer. A radioactive isotope is being produced at a constant rate dN by dt equal to R in an experiment. The isotope has a half-life t half, so that after a time t which is much greater than t half, the number of active nuclei will become constant. Find the value of this constant. Value of this constant. तो मान लेते हैं कि एट सर्टेन टाइम, एट टाइम t, number of active nuclei equal to n. Then in time dt, t प्लस dt, ये जो नंबर हो जाता है n प्लस डी एन हो जाता है, n प्लस डी एन. तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स एक्टिव न्यूक्लियाई चेंज हुआ है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, सो देयर फॉर डी एन जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू डी टी. रेट ऑफ प्रोडक्शन इज़ आर, सो डी टी टाइम में कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, आर इंटू डी टी. दिस इज एडिशन. और कुछ डीके हो जाएगा, कितना डीके हो जाएगा, एक्टिविटी दैट इज लैम्डा एन मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज डी टी. और देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं डी एन डिवाइडेड बाय आर माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू डी टी. और दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस लैम्डा एन डिवाइडेड बाय माइनस लेमडा, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस लेमडा और इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. और इनिशियल जो कंडीशंस है दैट इज एट टी इक्वल टू 0 एन इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर यहाँ पे अगर हम ये टी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो देयरफॉर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ आर, क्योंकि एन 0 हो जाएगा यहाँ पे. सो सी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर, एंड देयरफॉर नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस लेमडा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस सी का वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ आर. और इसे हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस लेमडा एन डिवाइडेड बाय आर
इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल बिकम कांस्टेंट आफ्टर t is much greater than t half. So if this t is much greater than t half, तो बेसिकली यहाँ पे लैम्डा की जगह हम लोग ले सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय t हाफ मल्टीप्लाइड बाय t। तो अगर this is much greater than this, so this will become a very high number, huge number, और ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। सो एट इनफाइनाइट टाइम हम बोल सकते हैं कि दिस विल बिकम अ कांस्टेंट, बिकॉज ये कांस्टेंट हो जाएगा इन्फिनिटी, सो दिस विल बिकम जीरो because this is minus infinity. So at t is much greater than t half, so right hand side will become minus infinity, and therefore ये जो क्वांटिटी है दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। सो आर माइनस लेमडा एन शुड बी इक्वल टू जीरो, और देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एन विल बी इक्वल टू आर अपॉन लेमडा, और लेमडा का वैल्यू हम लोग रख देंगे सो आर डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ टू डिवाइडेड बाय टी हाफ। सो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टी हाफ। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ that constant number of active nuclei. Consider the situation of the previous problem. Suppose the production of the radioactive isotope starts at t equal to 0. Find the number of active nuclei at time t. तो प्रीवियस प्रॉब्लम का हमें कंसीडर करना है सिचुएशन। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि जो इक्वेशन आया था दैट वाज नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस लेमडा एन डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू माइनस लेमडा टी। तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये टाइम टी को हम लोग टी लिख सकते हैं। एंड अगर दोनों तरफ हम एक्सपोनेंट्स ले लेंगे, ई टू द पावर कर दें, सो एंटी लॉग अगर ले लें तो ये हो जाएगा आर बाय आर, मतलब 1 माइनस लेमडा एन बाय आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेमडा एन डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, एंड देयरफॉर एन विल बी इक्वल टू आर बाय लेमडा multiplied by 1 minus e to the power minus lambda t. So this is the number of active nuclei at any time t. In an agricultural experiment, a solution containing 1 mole of radioactive material T half equal to 14.3 days was injected into the roots of a plant. The plant was allowed 70 hours to settle down, and then activity was measured in its fruit. If the activity measured was 1 microcurie, what percent of activity is transmitted from the root to the fruit in steady state? तो सबसे पहले हम एक्टिविटी मेज़र कर लेते हैं आफ्टर 70 डेज। सो एक्टिविटी विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू एन, ये टोटल एक्टिविटी है। सो लेमडा इंटू एन के बदले हम लोग ले सकते हैं एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। सो दिस इज़ द एक्टिविटी, ओवरऑल एक्टिविटी, जितने भी मटेरियल इंजेक्ट किया गया है सबका एक्टिविटी। और फ्रूट की एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी ऑफ द फ्रूट इज़ इक्वल टू 1 माइक्रोक्यूरी, एंड देयरफॉर द फ्रैक्शन हो जाएगा जो फ्रूट में जो एक्टिविटी है, फ्रैक्शन हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ द फ्रूट डिवाइडेड बाय ए। सो 1 माइक्रोक्यूरी, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्यूरी का मतलब हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ये है ओवरऑल एक्टिविटी, दैट इज़ लेमडा इंटू एन नॉट। सो लेमडा के बदले हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इज़ 14.3 डेज, और इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन सेकेंड, बिकॉज ये DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में आ गया है ये माइक्रोक्यूरी। तो
सारा चीज़ हम लोग सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे. सो 14.3 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड्स. और एन नॉट इज़ 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय e⁻ माइनस लैम्डा टी. और माइनस लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ 14.3 मल्टीप्लाइड बाय 70. टी का मतलब 70. तो ये भी डेज में है और ये भी डेज में है, तो हम डेज में रख सकते हैं दोनों को. सो इसका वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद, ये आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻13. ये फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया. एंड देयरफॉर इन परसेंटेज अगर हम फाइंड करेंगे इन परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻11%. 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को तो परसेंटेज में आ जाएगा. सो 1.26 इंटू 10⁻⁻11% हो गया. A vessel of volume 125 centimeter cube contains tritium, half life equal to 12.3 years, at 500 kilopascal and 300 Kelvin. Calculate the activity of the gas. तो एक्टिविटी के लिए हमें पहले नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है दैट इज़ पी वी डिवाइडेड बाई आर टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन से. एंड देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. तो ये हो जाएगा PV/NA डिवाइडेड बाय RT. एंड देयरफॉर एक्टिविटी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन. और लैम्डा का वैल्यू हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ. सो टी हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय एन. सो दैट विल बी PV/NA डिवाइडेड बाय RT. अब वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे. तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय P इज़ 500 किलो पास्कल 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय V दैट इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब. इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब में. सो ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज़ 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 and divided by T half is 12.3 years. और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में. तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड्स. ये सेकेंड में आ गया हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय R दैट इज़ 8.31 मल्टीप्लाइड बाय T इज़ 300 केल्विन. तो ये एक्टिविटी आ जाएगी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. और इसको अगर हम लोग क्यूरी में कन्वर्ट करें सो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.7 इंटू 10⁻⁻11 से. और कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा 728 क्यूरी. सो दिस इज द एक्टिविटी of this sample of the gas. Bismuth 212 can disintegrate either by emitting an alpha particle or by emitting a beta particle. Write the two equations showing the products of the decays. The probabilities of the disintegration by alpha and beta are in the ratio 7/13. The overall half-life of bismuth is 1 hour. If 1 gram of pure bismuth is taken at 12 noon, at what will be the composition of this sample at 1 PM of the same day. तो 12 PM से में लिया था सैंपल और 1 PM में हम कंपोजिशन फाइंड करना चाहते हैं. तो बेसिकली 1 आवर का डिफरेंस है. तो 1 आवर के टाइम में कितना कंपोजिशन होगा वो फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम इक्वेशंस राइट कर लेते हैं. बिस्मथ 212 जिसका कि एटॉमिक नंबर है 83. ये डिसइंटीग्रेट अगर होगा अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा. तो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करने का मतलब 2 एटॉमिक नंबर इसका कम हो जाएगा दैट विल बी 81. और एटॉमिक मास जो है वो 4 से कम हो जाएगा सो दैट विल बी 108. और दिस का रेस्पॉन्स टू टेल्यूरियम 81 जो है वो टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर है और प्लस अल्फ़ा पार्टिकल. सो दिस इज़ 1
रिएक्शन वन इक्वेशन, और जो दूसरा इक्वेशन होगा बीटा पार्टिकल जब एमिट करेगा, सो बिस्मथ 83 एंड 112, ये बीटा माइनस पार्टिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो एक न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा, दैट विल बी 84, और दिस विल करस्पॉन्ड टू पोलोनियम। ये पोलोनियम का एटॉमिक नंबर है, और इसका एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेगा 112, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जब होगा तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, जो कि यहाँ से बीटा पार्टिकल के फॉर्म में एमिट होगा, और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो भी बनेगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2 फॉर विच बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। और पार्ट बी में हमें कंपोजिशन फाइंड करना है। तो बिस्मथ जो है ये 1 ग्राम से शुरू हो रहा है, और ये दो प्रोसेसेस है। तो एक से टेल्यूरियम बन रहा है, दूसरे में पोलोनियम बन रहा है। तो इन दोनों का जो इन तीनों का कंपोजिशन हम फाइंड करेंगे, और हमें पता है कि 1 आवर का डिफरेंस है, तो इसका हाफ लाइफ भी 1 आवर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें बिस्मथ का मास जो है ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ लाइफ से गुजर चुका है। सो इसका जो कंपोजिशन होगा वो 0.5 हो जाएगा बिस्मथ का। और टेल्यूरियम जो होगा, इसमें हम देखते हैं कि रेशियो दिया हुआ है 7/13। तो ये 7 इसकी प्रोबेबिलिटी है और इसकी 13 प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 7/20, 7 + 13 20 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये 0.5 यहाँ पे बिस्मथ था, अब टेल्यूरियम प्लस पोलोनियम जो है 0.5 mg होगा, ग्राम होगा। तो 7/20 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये दोनों मिला के 0.5 है ये दोनों। तो इस रेशियो में होगा 7/20 इंटू 0.5, एंड दिस विल करस्पॉन्ड टू 0.175 ग्राम। और जो पोलोनियम होगा दैट विल बी इन द रेशियो 13/20, 13/20 इंटू 0.5 ग्राम। सो ये हो जाएगा 0.325 ग्राम। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, ये फाइनल जो प्रोडक्ट है, उसमें बिस्मथ इज़ 0.5 ग्राम, टेल्यूरियम इज़ 0.175 ग्राम, और जो पोलोनियम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.325 ग्राम. So this is the composition of the sample after at 1 p.m. A sample contains a mixture of silver 110 and silver 108 isotopes, each having an activity of 8 into 10 to the power 8 disintegrations per second. Silver 108 is known to have a larger half-life than silver 110. The activity A is measured as a function of time, and the following data are obtained. Time versus activity. तो हमें फाइंड करना है प्लॉट नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट वर्सेस टाइम. See that for large values of time the plot is nearly linear. Deduce the half life of silver 108 from this portion of the plot. Use the half life of silver 108 to calculate the activity corresponding to silver 110 in the first 50 seconds. Plot natural log of a by a naught versus time for silver 110 for first 50 seconds. Find the half life of silver 110. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय ए नॉट वर्सेस टाइम. तो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करेंगे और नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए फाइंड करेंगे, और 0 सेकेंड के लिए एक यहाँ पे रो ऐड करेंगे, और यहाँ पे इसके लिए नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए ऐड करेंगे, और सारे डेटा के लिए सारे रोज़ के लिए ये ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे. तो ये जो ग्राफ आएगा ये
कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो हम देख सकते हैं ये पार्ट ए का बेसिकली, पार्ट ए के लिए पार्ट ए का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा और ये घटता जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट बी में बोला गया सी दैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ टाइम द प्लॉट इज नियरली लीनियर। तो यहाँ पे लार्ज वैल्यूज़ ऑफ टाइम जब हम देखेंगे, तो जैसे 300 400 500 के लिए देखेंगे, ये पार्ट ऑलमोस्ट लीनियर है, दिस पार्ट इज़ लीनियर। तो यहाँ से डिड्यूस द हाफ लाइफ ऑफ सिल्वर 108। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ सिल्वर 108 इज लार्जर। तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है इज नोन डिसिंग पर सेकेंड, AG108 is known to have larger half life than सिल्वर 110। तो इसका लार्जर हाफ लाइफ है, इसका स्मॉलर हाफ लाइफ है। कहने का मतलब कि यहाँ तक आते आते जो सिल्वर 108 का 110 का कंसंट्रेशन है दैट विल बी वेरी स्मॉल, और इस पार्ट में सिर्फ सिल्वर 108 रह जाएगा, 108 सिल्वर। तो इस पार्ट में जो एक्टिविटी शो करेगा दैट विल बी मोस्टली फॉर सिल्वर 108। तो इस पार्ट से हम हाफ लाइफ ऑफ सिल्वर 108 कैलकुलेट कर सकते हैं और लैम्डा ऑफ सिल्वर 108 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस पार्ट में अगर जूम करेंगे हम, तो इसका जो लाइन का स्लोप होगा उस स्लोप से हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा फॉर सिल्वर 108। यहाँ पे इस पे जो लीनियर पार्ट पे अगर जूम करेंगे, लीनियर पार्ट पे जूम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट लीनियर पार्ट जो है इसका इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 0.0048x माइनस 0.6911। तो इसका स्लोप जो है दैट विल बी माइनस 0.0048, इस लाइन का जो स्लोप होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। सो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्ट बी, सॉरी पार्ट सी का जो सॉल्यूशन होगा, डिड्यूस द हाफ लाइफ, सॉरी पार्ट बी में जो यहाँ पे पूछा गया है हाफ लाइफ ऑफ सिल्वर 108। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा फॉर 108 is equal to 0.0048, and therefore T half for silver 108 will be equal to natural log of 2 divided by 0.0048, and this will be approximately 144 second. So ये half life of silver 108 आ गया, and this was solution for part B। पार्ट बी में हमसे पूछा गया था, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एक्टिविटी, यूज़ द हाफ लाइफ ऑफ 108 टू कैलकुलेट द एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग टू सिल्वर 110 इन द फर्स्ट 50 सेकेंड। तो इसके लिए हमें बेसिकली हाफ लाइफ ऑफ सिल्वर 110 फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पार्ट ई पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पार्ट ई सॉल्व कर लेते हैं पहले, हाफ लाइफ ऑफ सिल्वर 110 फाइंड करने के लिए। तो अगर हम एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, एक्टिविटी ऑफ 110 विल बी एट 20 सेकेंड। तो एट 20 सेकेंड एक्टिविटी ऑफ 110 सिल्वर विल बी इक्वल टू जो टोटल एक्टिविटी है दोनों का मिला के
एट 20 सेकेंड इसकी दोनों की एक्टिविटी है 11.799 ये दोनों का मिला के एक्टिविटी है। तो इसमें माइनस कर देंगे एक्टिविटी ऑफ 108, तो ये आ जाएगा 110 का एक्टिविटी एट 20 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 11.799 और इसकी एक्टिविटी हो जाएगी माइनस 8 इंटू 10⁸ माइनस इंटू e⁻, माइनस लैम्डा ऑफ 108 जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 0.0048 मल्टीप्लाइड बाय 20। सो ये आ जाएगा एक्टिविटी ऑफ 110, ये आ जाएगा 4.5313। तो ये एक्टिविटी ऑफ 110 आ गया एट 20 सेकेंड। तो यहाँ से अब हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 4.5313 एक्टिविटी ऑफ 108 विल बी इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी, और इनिशियल एक्टिविटी दी हुआ है 8 इंटू 10⁸, और ये यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा इंटू 10⁸। यहाँ पे भी 10⁸ है इंटू 10⁸ माइनस बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है जो यूनिट है वो 10⁸ में दिया हुआ है इंटू 10⁸। यहाँ पे भी 10⁸ डिसइंटीग्रेशंस दिया हुआ है, तो दोनों में 10⁸ आ जाएगा बेसिकली। सो 8 इंटू 10⁸, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में इंटू 10⁸ इक्वल टू 8 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय e⁻ माइनस लैम्डा ऑफ 110 इंटू 20। सो यहाँ से जो लैम्डा 110 आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 4.5313 डिवाइडेड बाय 20, और ये आ जाएगा लैम्डा 110 विल बी इक्वल टू 0.0284, एंड देयरफॉर बेसिकली हमें टी हाफ निकालना है यहाँ पे। सो टी हाफ फॉर 110 will be equal to natural log of 2 divided by 0.0284, और ये आ जाएगा 24.4 सेकेंड। सो दिस इज़ द हाफ लाइफ ऑफ 110 आइसोटोप। और पार्ट डी में पूछा है, पार्ट डी में प्लॉट करना है हमें नेचुरल लॉग ऑफ a बाय a0 वर्सेस टाइम, नेचुरल लॉग ऑफ a बाय a0 वर्सेस टाइम। तो पार्ट डी में हमें प्लॉट करना है नेचुरल लॉग ऑफ a0 अपॉन a वर्सेस टाइम। तो हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ a0 बाय a, नेचुरल लॉग ऑफ a0 बाय a, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स t। तो ये बेसिकली एक ये जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जिसका स्लोप लैम्डा के इक्वल होगा। तो अगर हम इसे प्लॉट करें इस एक्सिस पे नेचुरल लॉग ऑफ a0 अपॉन a लें और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लें, तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पासिंग थ्रू 0, और इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.0284, ये हो जाएगा पर सेकेंड। और पार्ट सी में हमसे बोला गया है कि एक्टिविटी इन फर्स्ट 50 सेकेंड फाइंड करना है। सो
पार्ट सी में एक्टिविटी इन फर्स्ट 50 सेकेंड जो हो जाएगा ए ऑफ 110 विल बी इक्वल टू ए नॉट, दैट इज़ 8 into 10 to the power 8 multiplied by e to the power minus lambda of 110 is 0.0284 multiplied by 50, तो ये आ जाएगा 1.933, ये आ जाएगा 1.933 इंटू 10 to the power 8 disintegration per second. A human body excretes, removes by waste discharge, sweating, etc., certain material by a law similar to radioactivity. If technetium is injected in some form in a human body, the body excretes half the amount in 24 hours. A patient is given an injection containing technetium-99. This isotope is radioactive with a half-life of 6 hours. The activity from the body just after the injection is 6 microcurie. How much time will elapse before the activity falls to 3 microcurie? तो बेसिकली इनिशियल एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है 6 माइक्रोक्यूरी, और हमें टाइम फाइंड करना है बाय आफ्टर विच इट फॉल्स टू 3 माइक्रोक्यूरी. कहने का मतलब 6 to 3 हो जाता है, मतलब हाफ हो जाता है एक्टिविटी. इसका मतलब हाफ लाइफ का टाइम चाहिए बेसिकली. तो यहाँ पे दो तरह का प्रोसेस है, दो पैरेलल प्रोसेसेस हैं. एक तो ये 24 आवर्स जिसकी हाफ लाइफ है, मतलब ये एक्सक्रीशन के चलते ये रेडियो एक्टिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स दी हुई है. सो एक प्रोसेस है जिसकी हाफ लाइफ टी हाफ इज़ गिवन एज 24 आवर्स, और दूसरा इसका पैरेलल प्रोसेस है दैट इज़ रेडियो एक्टिव प्रोसेस, और इसका टी हाफ 6 आवर्स दिया हुआ है. सो दो पैरेलल प्रोसेस ये डीके हो रहा है यहाँ पे. सो देयरफॉर हम जानते हैं कि जो टी हाफ होगा, इक्विवेलेंट टी हाफ, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय टी हाफ 1, टी हाफ 1 ये फर्स्ट प्रोसेस का, और सेकेंड प्रोसेस का टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ ऑफ सेकेंड प्रोसेस. सो टी हाफ जो हो जाएगा दैट विल बी टी हाफ ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इंटू टी हाफ ऑफ सेकेंड प्रोसेस डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ फर्स्ट प्रोसेस प्लस टी हाफ ऑफ सेकेंड प्रोसेस. तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 6, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4.8 आवर्स. सो बेसिकली यहाँ पे चूँकि एक्टिविटी हाफ हो जा रही है, और इसके इसीलिए इसको हाफ ऑफ द हाफ लाइफ चाहिए, सॉरी हाफ लाइफ चाहिए, एंड दैट कम्स आउट टू बी 4.8 आवर्स. सो दिस इज द आंसर. A charged capacitor of capacitance C is discharged through a resistance R. A radioactive sample decays with an average life tau. Find the value of R for which the ratio of electrostatic field energy stored in the capacitor to the activity of the radioactive sample remains a constant in time. तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर. अब यहाँ पे हाफ और सी कांस्टेंट है, वी चेंजेस, तो वी हो जाएगा वी नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस पी डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट दैट इज आर सी, इसका स्क्वायर. और इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वी नॉट इज कांस्टेंट, तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ सी वी नॉट स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस स्क्वायर का मतलब 2 हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाय आर सी. ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. और एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू ए इक्वल टू ए नॉट इंटू ए टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी. तो यहाँ पे एवरेज हाफ लाइफ दिया हुआ है, माइनस लैम्डा टी लिख देते हैं पहले, और ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा के बदले हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एवरेज लाइफ. एवरेज लाइफ जो होता है दैट इज 1 अपॉन
लैम्डा होता है, तो लैम्डा हो जाएगा 1 अपॉन एवरेज लाइफ, दैट इज 1 अपॉन टाउ मल्टीप्लाइड बाई टी। सो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर दोनों का रेशियो ले लेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी टू द रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, सो ये E अपॉन ए, ये हो जाएगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस 2t बाय आर सी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो अगर ये तो कांस्टेंट है ही, यहाँ पे हाफ सी वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ए नॉट, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे ए ई टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी अपॉन ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे कांस्टेंट होने के लिए ये जो ई टू द पावर 2t बाई आर सी है, ये बेसिकली सेम होना चाहिए, इम्प्लाइज minus 2 divided by RC should be equal to minus 1 by tau, minus 1 by tau, because t तो कैंसिल हो जाए, t सेम है दोनों में, तो ये सेम होना चाहिए। और यहाँ से हम ले सकते हैं R will be is equal to 2 tau divided by C. So for this value of resistance R, ये रेशियो जो है ये कांस्टेंट रहेगा। Radioactive isotopes are produced in a nuclear physics experiment at a constant rate dN by dt equal to R. An inductor of inductance 100 millihenry, resistor of resistance 100 ohm, and a battery are connected to form a series circuit. The circuit is switched on at the instant the production of radioactive isotope starts. It is found that I upon N remains constant in time, where I is the current in the circuit at time t and N is the number of active nuclei at time t. Find the half-life of the isotope. तो यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर। सो मान लेते हैं कि किसी टाइम इंटरवल डी टी में अगर डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चेंज होता है, डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो बेसिकली प्रोडक्शन जो रेट है दैट इज़ आर। सो आर इंटू डी टी, ये इतना प्रोड्यूस हुआ है, और माइनस जितना डीके हुआ है, तो डीके क्या होगा, लैम्डा टाइम्स n इंटू डी टी। दिस इज़ द एक्टिविटी, लैम्डा इंटू n इज़ द एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो अगर डी टी टाइम इंटरवल में इतना चेंज हुआ है, डी एन चेंज हुआ है, तो दैट डी एन चेंज विल बी इक्वल टू प्रोडक्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम माइनस डीके रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो ये हो जाएगा आर माइनस लैम्डा एन इंटू डी टी। एंड यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी एन अपॉन आर माइनस लैम्डा एन, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डी टी। सो अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस लैम्डा एन डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा, तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो माइनस लैम्डा और डी टी का इंटीग्रेशन टी, ये हो गया माइनस लैम्डा टी, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। सो इनिशियल कंडीशंस रखेंगे एट टी इक्वल टू 0, एन का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि जस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो एन का वैल्यू 0 है, और इसलिए हम लिख सकते हैं ये 0 हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ आर, लेफ्ट हैंड साइड में नेचुरल लॉग ऑफ आर, और राइट हैंड साइड में क्या, ये 0 हो जाएगा, और दैट प्लस सी, तो सी हो जाएगा। तो सी का वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ आर हो गया, एंड देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस लैम्डा एन इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आर, और नेचुरल लॉग ऑफ आर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस लैम्डा एन डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। और अगर एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो गया R/R 1 माइनस लेमडा n बाय r इक्वल टू e⁻ माइनस लेमडा t। एंड देयरफॉर इससे हम ले सकते हैं इक्वेशन n जो होगा, n विल बी इक्वल टू r अपॉन लेमडा इंटू 1 माइनस e⁻ माइनस लेमडा t। So this is the equation of active nuclei at some point of time t। तो ये इक्वेशन आ गया एक्टिव न्यूक्लियाई का। और हमें पता है कि जब एल आर सर्किट में करंट इंक्रीज होता है, सो करंट इज गिवन बाय आई नॉट इंटू 1 माइनस e⁻ माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, दैट इज मान लेते हैं ये टाउ है, सो माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एक्टिविटी के लिए, सॉरी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लाई के लिए, और नंबर 2 इक्वेशन इज़ फॉर द बिल्डिंग करंट एट टाइम टी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का I/N रेशियो जो है ये कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कांस्टेंट होगा, सो 2/1 कांस्टेंट होने के लिए क्या होगा, फॉर I/N इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट होना है तो ये तो कांस्टेंट है ही, R बाय लेमडा और I0 ये कांस्टेंट है ही। और यहाँ पे अगर e⁻ माइनस लेमडा टी बाय 1 माइनस e⁻ माइनस टी बाई टाउ, अगर ये सेम हो जाएगा तो फिर ये रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके कांस्टेंट होने के लिए बेसिकली ये टाइम तो सेम है दोनों में, तो लेमडा शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन टाउ। और टाउ का वैल्यू क्या होता है, L/R होता है। सो इसे हम लोग लिख देंगे R/L। और बेसिकली लैम्डा जो होता है, हमें क्या फाइंड करना है, हाफ लाइफ फाइंड करना है। तो लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय t हाफ, एंड दैट शुड बी इक्वल टू R अपॉन L। 1 बाय टाउ इज R/L, एंड देयरफॉर t हाफ जो होगा दैट विल बी L इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय R। और इसका वैल्यूज़ अगर हम रखेंगे यहाँ पे, t half, therefore t half will be equal to L का वैल्यू 100 मिली हेनरी, 100 इंटू 10⁻³ और नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज 0.693 डिवाइडेड बाय 100 ओम। तो ये 100 कैंसिल होगा और दिस कैन बी रिटन एज 6.93 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ है, तो एक और आ जाएगा -4 ये सेकेंड। So this is the half life of the radioactive sample. Calculate the energy released by 1 gram of natural uranium, assuming 200 mega electron volt is released in each fission event, and that the fissionable isotope uranium-235 has an abundance of 0.7% by weight in natural uranium. तो हमें टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने पड़ेंगे, विच इज़ फिशनेबल आइसोटोप। सो एन नंबर ऑफ़ एटम्स, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.7% ऑफ यूरेनियम 0.7% ऑफ यूरेनियम एटम्स। तो 0.7% का मतलब हो गया 0.007 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें पता है कि 235 ग्राम में 1 मोल होता है, सो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, यहाँ पे 1 ग्राम टोटल वेट दिया हुआ है, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट दैट इज़ 235 ग्राम, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। और इसको अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे ऑफ फिशनेबल आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो
अब टोटल एनर्जी, देयरफॉर एनर्जी जो हो जाएगी, हमें पता है कि एक एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है. सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब एन का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.007 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 235 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये हो जाएगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर दें तो मेगा का मतलब होता है 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी जूल एनर्जी होती है. तो ये फाइनली जूल में आ जाएगा. और ये कैलकुलेशन अगर करेंगे हम तो कैलकुलेशन के बाद ये डेटा आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁸ जूल. सो इतनी एनर्जी रिलीज होगी 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम से, नेचुरल यूरेनियम से. A uranium reactor develops thermal energy at a rate of 300 megawatt. Calculate the amount of uranium-235 being consumed per every second. Average energy released per fission is 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे दिया हुआ है एक फिशन में अगर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी, तो 300 मेगावाट प्रोड्यूस करने में कितना अमाउंट ऑफ यूरेनियम 35 कंज्यूम होगा पर सेकेंड. सो एवरी सेकेंड हमें फाइंड करना है. तो देयर फॉर 1 सेकेंड एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी इज इक्वल टू 300 मेगावाट का मतलब इन 1 सेकेंड इट विल बी 300 मेगा जूल. एंड देयरफॉर number of moles of uranium 235, that will be equal to energy required, that is 300 megajoule. Mega मतलब 10⁻6 divided by in each fission 200 mega electron volt. So 200 into 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. सो इतना हो गया नंबर ऑफ एटम्स. और इसे अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय एवोगाड्रो नंबर तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. सो ये हो जाएगा 15/16. सो 15 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 16 और ये नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर. सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड देयरफॉर मास पर सेकंड ये क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स. और हमें पता है कि नंबर ऑफ एक मोल का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक वेट 235 है. सो मास पर सेकंड विल बी इक्वल टू 235 multiplied by number of moles. So that is 15/16 into 10⁻19 divided by Avogadro number, that is 6.023 multiplied by 10⁻23 और ये हो जाएगा 3.7 milligram. So this is the amount of uranium-235 which is consumed every second. Town has a population of 1 million. The average electric power needed per person is 300 watt. A reactor is to be designed to supply power to this town. The efficiency with which thermal power is converted into electric power is aimed at 25%. Assuming 200 mega electron volt of thermal energy to come from each fission event on an average, find the number of events that should take place every day. पार्ट बी में बोल रहा है assuming the fission to take place
largely through uranium 235. At what rate will the amount of uranium 235 decrease? Express your answer in kg per day. Assuming that uranium enriched to 3% in uranium 235 will be used, how much uranium is used needed per month? पार्ट ए में हमें नंबर ऑफ इवेंट्स फाइंड करने हैं एवरी डे. सो पर डे नंबर ऑफ इवेंट्स. सो नंबर ऑफ इवेंट्स पर डे जो होगी ये हो जाएगी, ये पार्ट ए का सॉल्यूशन है. टोटल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय एनर्जी पर फिशन. तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी इज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज 1 मिलियन. 1 मिलियन मतलब 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी पर पर्सन, सो दैट इज 300 वाट मतलब 300 जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय पर डे जो होगा दैट इज 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड. तो इतनी एनर्जी हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी. यहाँ पे 25% दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा बेसिकली 1.0.25 डिवाइडेड बाय एनर्जी पर फिशन. एक फिशन में कितनी एनर्जी आ रही है, दैट इज़ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 200 इंटू 10⁶ इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. और ये हो जाएगा 3.24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 फिशन पर डे. तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स पर डे. और पार्ट बी में हमसे पूछा गया है, पार्ट बी में amount of uranium which will decrease at what rate. So mass of uranium 235 mass of uranium 235 will be per day, this is per day, will be equal to number of events, that is 3.24 multiplied by 10⁻24. और मल्टीप्लाई इसको अगर डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, सो 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम एटॉमिक मास से, एटॉमिक नंबर से, सॉरी एटॉमिक वेट से, दैट इज़ 235, तो ये ग्राम में आ जाएगा. और इसका आंसर आ जाएगा 1.264 kg पर डे. इतना आ जाएगा kg. और पार्ट सी में हमसे पूछा गया है अगर दिस इज एनरिच टू 3% इन यूरेनियम, हाउ मच यूरेनियम इज नीडेड पर मंथ. अगर ये 3% एनरिच है, तो मान लेते हैं कि x अमाउंट इज रिक्वायर्ड पर मंथ. सो x पर डे पहले निकाल लेते हैं. तो x पर डे अगर रिक्वायर्ड है, सो x इंटू 0.03, 3% इज एनरिच, सो x इंटू 0.03 दैट विल बी इक्वल टू 1.264 kg, and therefore x will be equal to 1.264 divided by 0.03 kg, and therefore per month जो हो जाएगा, ये पर डे का आया है, पर डे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मंथ आ जाएगा, दैट इज़ 1.264 डिवाइडेड बाय 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 30. सो ये हो जाएगा 1264 kg. सो दिस इज द कंजम्पशन पर मंथ.
Calculate the Q values of the following fusion reactions. So पार्ट ए में दिया हुआ है टू ड्यूटीरियम एटम्स combine and form one ट्रीटियम एटम प्लस वन हाइड्रोजन एटम, और इस तरह से 3 रिएक्शन दिए हुए हैं और एटॉमिक मासेस दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इसका Q वैल्यू, फर्स्ट वन का Q वैल्यू Q1 है, फर्स्ट वन का Q वैल्यू Q1 है, Q2 है और ये Q3 है। तो Q1 जो हो जाएगा, Q1 विल बी इक्वल टू मास डिफरेंस, दैट इज़ दो ड्यूटीरियम एटम है, सो 2 इंटू ड्यूटीरियम एस एटम का मास जो दिया हुआ है दैट इज़ 2.014102 एटॉमिक मास यूनिट, और ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, एक ट्रीटियम एटम, सो माइनस ट्रीटियम एटम का मास दिया हुआ है 3.016049 एटॉमिक मास यूनिट, और प्लस एक हाइड्रोजन एटम, सो दैट इज़ माइनस 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट, और इसके डिफरेंस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 931 से, सो दैट विल बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ये हो जाएगा 4.03 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फर्स्ट रिएक्शन का Q वैल्यू आ गया। बी में Q2 फाइंड करना है हमें, Q2। सो इसमें अगेन दो ड्यूटीरियम एटम है, सो 2 इंटू 2.014102 माइनस जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एक ट्रीटियम एटम, सो 3.016049, और माइनस एक न्यूट्रॉन है, सो 1.00865 मल्टीप्लाइड बाय 931, सो ये हो जाएगा 3.25, ये 4.03 था, ये 3.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड रिएक्शन जो है, थर्ड रिएक्शन में इसमें Q3 जो Q वैल्यू है Q3 है, दैट इज़ यहाँ पे एक ड्यूटीरियम एटम है और एक ट्रीटियम एटम है, सो ड्यूटीरियम एटम, सो इसका मास जो है 2.014102 प्लस ट्रीटियम एटम का मास जो है 3.016049, और प्रोडक्ट में है एक हीलियम एटम, सो माइनस हो जाएगा हीलियम एटम का 4.002603 एटॉमिक मास यूनिट, और माइनस एक न्यूट्रॉन है, सो माइनस 1.008665 मल्टीप्लाइड बाय 931, और ये हो जाएगा 17.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So these are the Q values for these three reactions. Consider the fusion in helium plasma. Find the temperature at which the average thermal energy 1.5 kT equals the Coulomb potential energy at 2 Fermi. तो बेसिकली हीलियम प्लाज्मा में जो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 फर्मी दिया हुआ है, और इस डिस्टेंस पे जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे दो प्रोटॉन और यहाँ पे दो प्रोटॉन होंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि कूलम पोटेंशियल एनर्जी, सो कूलम पोटेंशियल एनर्जी, कूलम पोटेंशियल एनर्जी will be equal to thermal energy, that is 1.5 kT, so 1.5 kb into T, यहाँ पे kb क्या है, बोल्जमैन कांस्टेंट है, सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे किस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर हमें फाइंड करनी है, और कूलम पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है दैट इज़ k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस होता है, बिटवीन द चार्जेस, सो ये हो जाएगा 1.5 मतलब 3/2 kb बोल्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T, एंड देयरफॉर T जो हो जाएगा टेम्परेचर, दैट विल बी 2kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 kb इंटू R। अब वैल्यूज़ रख देंगे तो 2k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹,
मल्टीप्लाइड बाय चार्ज 2 प्रोटॉन है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू के बी इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और आर द डिस्टेंस इज 2 फर्मी, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻15, और इसका वैल्यू आ जाएगा 2. इसका वैल्यू आ जाएगा 2.23 इंटू 10⁻10 केल्विन। ये केल्विन में आ जाएगा इसका वैल्यू इतना। कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन हीलियम प्लस हीलियम इक्वल टू बेरिलियम। इज सच अ फ्यूजन एनर्जेटिकली फेवरेबल। एटॉमिक मास दिया हुआ है बेरिलियम और हीलियम का। तो पहले तो क्यू वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू मास डिफरेंस, दैट इज 2 हीलियम एटम है, सो 2 इंटू मास ऑफ हीलियम इज 4.0026, और माइनस प्रोडक्ट का जो मास है दैट इज बेरिलियम, बेरिलियम का मास है 8.0053। मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड अगर कैलकुलेट करेंगे ये तो ये हो जाएगा -93.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है दैट सिग्निफाइज दैट वी हैव टू गिव एनर्जी, हमें यहाँ पे एनर्जी ऐड करना पड़ेगा टू मेक दिस रिएक्शन पॉसिबल। तो बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट फेवरेबल, it is not energetically it is not a favorable reaction. Calculate the energy that can be obtained from 1 kg of water through the fusion reaction deuterium plus deuterium equals to tritium plus proton. Assume that 1.5 into 10 to the power minus 2% of natural water is heavy water D2O by number of molecules, and all the deuterium is used for fusion. तो सबसे पहले यहाँ पे Q वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस रिएक्शन का Q वैल्यू। सो तो Q विल बी इक्वल टू मास डिफरेंस, दैट इज मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो ड्यूटीरियम प्लस ड्यूटीरियम, 2 ड्यूटीरियम है यहाँ पे, सो 2 इंटू 2.014102, और माइनस प्रोडक्ट का मास, सो ट्रीटियम का मास दैट इज 3.016049, और माइनस प्रोटॉन का मास, सो 1.007276, ये हो गया मास का डिफरेंस। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 931 से, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और 931 से मल्टीप्लाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये फाइनली जूल में आ जाएगा, और कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू जो आएगा दैट इज़ 7.27 इंटू 10⁻13 जूल। ये क्यू वैल्यू आ गया इस रिएक्शन का। अब इसमें हम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेते हैं D2O का। तो नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल्स, तो ये हमें दिया हुआ है कि 1.5 इंटू 10⁻⁻2% है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.00015, ये इतना फ्रैक्शन होगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड कर लेंगे पहले। तो 1 kg दिया हुआ है मास, टोटल मास 1 kg, सो 1000 ग्राम इसमें डिवाइड कर देंगे अगर मॉलिकुलर वेट से। वाटर का मॉलिकुलर वेट H2O का दैट इज 18 लेंगे, क्योंकि मोस्टली ये वाटर है, दैट इज H2O, सो उसका मॉलिकुलर वेट होता है 18। और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर एवोगाड्रो नंबर से 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ D2O। तो ये आ जाएगा 5.02 इंटू 10⁻21 D2O मॉलिक्यूल्स। तो
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ड्यूटीरियम इस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। सो 2 ड्यूटीरियम एक मॉलिक्यूल ऑफ D2O से आता है। तो एक मॉलिक्यूल से 2 ड्यूटीरियम और 2 ड्यूटीरियम रिएक्ट करके ये Q वैल्यू प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी मिल रही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय Q वैल्यू। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ D2 5.02 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 to the power 21 multiplied by Q is 7.27 into 10 to the power minus 13. So इसका वैल्यू आ जाएगा 3649 मेगा जूल. So this is the energy which can be obtained from 1 kg of water.